हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई द फ्लो ऑफ सिल्वर। देखिए, मुगल एम्पायर जो था वो सबसे बड़ा टेरिटोरियल एम्पायर था पूरे एशिया में एक टाइम पर। उसमें मतलब उनका एक सबसे बड़ा टेरिटोरियल एम्पायर में से एक था और इसने बहुत ही दूर तक पावर और रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करने की के लिए मैनेज कर लिया था। तो 16th और 17th सेंचुरीज़ में मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज थी, काफ़ी एक एस्पायरिंग सा और डेवलप होता हुआ एक एम्पायर था। इसके अलावा एम्पायर्स थे जैसे कि मिंग एम्पायर था चाइना में, सफ़ाविद एम्पायर था ईरान में, ऑटोमन एम्पायर था टर्की में। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो इन एम्पायर्स ने अचीव करी है उसने एक बहुत ही वाइब्रेंट नेटवर्क को हेल्प करा है कि पूरे ओवरऑल ट्रेड के लिए, नेटवर्क ऑफ ट्रेड को करने के लिए, मतलब इन एम्पायर्स के बीच में काफ़ी कुछ ट्रेड होता था जिस वजह से इकोनॉमी में बहुत हेल्प होता था। अगर हम देखें कि चाइना से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक पूरी जगह पर ट्रेड से पूरे ये एम्पायर्स जो थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। तो बहुत बड़ी बड़ी वोयाजेस होती थी जिसमें नई नई वर्ल्ड के बारे में डिस्कवरी होती थी। न्यू वर्ल्ड मतलब जो कि एशिया के बाहर के जो एरियाज़ है जो कि उस टाइम पर वो इतने पता नहीं थे, जो ऐसे लैंड्स थे जिनके बारे में इतना पता नहीं था, तो उस टाइम पर वो न्यू वर्ल्ड है तो उनकी बहुत ज़्यादा डिस्कवरी होती थी, नए नए लैंड्स हमें मिलते थे। इस वजह से एशिया का ट्रेड जो है वो, पर्टिकुलरली इंडिया का ट्रेड जो है वो बढ़ते जाता था। यूरोप के साथ भी काफ़ी अच्छे ट्रेड में हम लोग थे। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो गया और इंडिया का ओवरसीज़ ट्रेड जो है मतलब उसमें उसका एक्सपेंशन भी हुआ कमोडिटी में ट्रेड का। तो मतलब दिस रिजल्टेड इन अ ग्रेटर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज़ ओवरसीज़ ट्रेड। मतलब इंडिया जहाँ जहाँ अपने कॉन्टिनेंट के बाहर ट्रेड करता था ना, उसकी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत वेराइट हो गई। हम लोग चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग एशिया के बाकी मेडिटेरेनियन सी, मेसोपोटामिया, मतलब मेसोपोटामिया तो ऑफकोर्स पहले की बात है, पर जैसे इस टाइम के कंटेम्परेरी ऑटोमन एम्पायर जो कि ईरान वगैरह में है, अफ़गानिस्तान में है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत ही वास्ट लेवल पे हम लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, जैसे एक जो ट्रेड जो एक्सपैंड होता गया उसमें उसके कारण क्या हुआ कि सिल्वर बहुत ज़्यादा आने लगा, क्योंकि जितने भी गुड्स के लिए पेमेंट होती थी, जैसे कि इंडिया से जो गुड्स जाते थे ट्रेड में, उनकी जब पेमेंट होती थी वो सिल्वर कॉइन्स में होती थी। ठीक है, तो वो जो है जो सिल्वर बुलियन है वो फिर वापस से इंडिया के मर्चेंट्स को मिलता था, तो वो सिल्वर वापस से इंडिया में आता था। तो सिल्वर का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता था और सिल्वर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लो होकर आता था। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास सिल्वर के रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो ट्रेड के थ्रू अगर सिल्वर हमारी कंट्री में आना था तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 16th और 18th सेंचुरीज़ के बीच में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी थी, बहुत अच्छी खासी स्टेबिलिटी थी। मेटल करेंसी हमारे पास बहुत अच्छी खासी नंबर में प्रेजेंट थी, स्पेशली सिल्वर, जिसके पहले से हमारे पास रिसोर्सेज जो थे वे कम थे। तो सिल्वर रुपया जो था वो इंडिया में अब बहुत बड़ी लेवल पे अवेलेबल होने लगा था। इसकी वजह से मिंटिंग, यानी जो कॉइन्स को हम मिंट करते हैं, कॉइन्स को बनाने के प्रोसेस को मिंटिंग कहते हैं, तो इस वजह से हमारी कॉइन्स मिंटिंग की जो प्रोसेस थी उसको बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड करा था और पूरी मनी इकोनॉमी जो हमारी कंट्री में बहुत हेल्दी सर्कुलेशन हो रहा था। ठीक है, और मुग़ल स्टेट भी जो था वो टैक्सेस को अब एक्सट्रैक्ट कर पा रहा था, जो मर्चेंट्स वगैरह वो टैक्स पे कर पा रहे थे। मतलब एक तरीके से हेल्दी इकोनॉमी जो थी वो इस वक्त प्रैक्टिस की जा रही थी। एक इटालियन ट्रैवलर थे गियोवानी कैरियर, उनके अकाउंट में, उनकी टेस्टिमोनी में पता चला है कि वो 1690 में वो इंडिया के थ्रू पास हुए। तो वो हमें एक ग्राफिक अकाउंट बताते हैं कि किस तरीके सिल्वर जो है वो पूरे ग्लोब में ट्रैवल करके इंडिया पहुंचता था। और वो हमें ये भी एक आइडिया बताते हैं कि कितना ज़्यादा, मतलब एक फिनोमिनल अमाउंट ऑफ कैश और कमोडिटी जो है वो इंडिया के थ्रू, या इंडिया उस इतने बड़े ट्रेड और ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा था 17th सेंचुरी में। ये देखिए, ये सिल्वर रुपया जिसको अकबर ने इशू करा था। ठीक है, ऑब्जर्व एंड रिजर्व रिवर्स। ठीक है, ये देखिए ये है और ये उसके पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से स्क्वायर वो है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये सिल्वर रुपया जिसको औरंगज़ेब ने इशू करा था, बहुत कुछ सेम है पर मतलब आई थिंक लिखा हुआ जो है इसके ऊपर चेंज हुआ है, इसका शेप चेंज हुआ है, सर्कल हो गया ये देखिए एक टेक्सटाइल का एग्जाम्पल है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था ताकि यूरोपियन मार्केट्स में जाकर इसको बेचा जा सके। तो देख सकते हैं हम टेक्सटाइल जो है वो कितना ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्लियरली मतलब वो दिख रहा है। हाउ सिल्वर केम टू इंडिया, ये गियोवानी कैलरी का एक अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट है, एक सर्ट है जो कि बर्नियर के अकाउंट के ऊपर बेस करा था गियोवानी ने अपना।
तो ये आइडिया देता है हमें कि कितनी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है वो ग्लोब में ट्रैवल करके मुगल एम्पायर तक पहुंच जाती थी, इंडिया पहुंच जाती थी. That the reader may form some idea of the wealth of this Mughal empire, he is to observe that all the gold and silver which circulates throughout the world at last enters here. तो ये कह रहे हैं कि ताकि रीडर जो है उसको एक आइडिया हो जाए कि इनके पास कितनी ज़्यादा वेल्थ है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितना गोल्ड और सिल्वर था ना, वो सब पूरे ग्लोब में घूम के और एंड होता था, उसकी सबसे लास्ट डेस्टिनेशन होती थी ये मुगल एम्पायर इंडिया में. तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है कि वो अमेरिका से आता है, कि बहुत कुछ गोल्ड और सिल्वर जो है वो अमेरिका से आता है, और अमेरिका से होते हुए फिर बहुत सारे किंगडम्स ऑफ यूरोप में ट्रैवल करते हुए कुछ जो है हिस्सा वो टर्की चले जाता है, कुछ कमोडिटीज़ के लिए उनको टर्की चले जाता है, वो पेमेंट होता है. कुछ जो है वो पर्शिया आ जाता है, और सिल्क के थ्रू, स्मिर्ना के थ्रू, ये कुछ ऐसे कमोडिटीज़ है जो पर्शिया बेचता है और उनको उसके टर्न में गोल्ड और सिल्वर मिलता है. अब जो टर्क्स हैं वो कॉफ़ी से एब्सटेन नहीं कर पाते हैं, उनको कॉफ़ी चाहिए होती है. कॉफ़ी आता है हेमान से, हेमान जो है वो ओमान का नाम है, अरेबिया से, और पर्शिया, अरेबिया, नॉर्थ पर्शिया, अरेबिया एंड द टर्क्स जो है वो इंडिया के कमोडिटीज़ के बिना आगे नहीं बढ़ सकते. मतलब इंडिया के कमोडिटीज़ जो है वो उनको चाहिए होती थी एक तरीके से, जैसे बहुत ही नेसेसिटी होती थी उसकी. और वो क्या करते थे कि बहुत ही वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ मोनी, यानी मनी या मोका, टू मोका यानी मोका भेजते थे रेड सी पर, बाबेल मंडल के पास, बसोरा यानी बासरा एट द बॉटम ऑफ पर्शियन गल्फ. तो वो एक पूरा गियोवानी जो है वो एक तरीके से एक पाथ बता रहे हैं कि टर्की और पर्शिया पे अमेरिका से ट्रैवल करके यूरोप जाता था, यूरोप से ट्रैवल करके ये पैसा जो है वो टर्की और पर्शिया ऐसी जगहों पे जाता था. अब टर्की और पर्शिया को कॉफ़ी की बहुत नेसेसिटी थी, और भी इंडिया की ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज़ थे, प्रोडक्ट्स थे जिसकी ज़रूरत टर्की और पर्शिया को मतलब बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी थी इंडिया के इन कमोडिटीज़ की. तो ये बात बताते कि टर्की से वो कहाँ जाता था, पर्शिया, अरेबिया, टर्क्स, फिर वो कहाँ जाता था, जो मनी है वो मोका जाता था, फिर रेड सी जाता था, बासरा जाता था, पर्शियन गल्फ जाता था, ये सब करके, और फिर वो एट लास्ट हिंदुस्तान पहुँच जाता था. हिंदुस्तान की शिप्स यानी हिंदुस्तान यानी इंडिया पहुँच जाता था. इंडियन के अलावा मतलब इंडियन, डच, इंग्लिश, पोर्चुगीज शिप्स के अलावा हर ईयर जो है वो जो गुड्स है, कमोडिटीज़ हैं हिंदुस्तान की, वो पेगू, तनासर यानी म्यांमार, सियाम, थाईलैंड, सीलोन, मालदीव और मोज़म्बिक, अदर प्लेसेस, इन सभी जगहों से ये मतलब बहुत एक नेसेसिटी होती थी इन जगहों के कमोडिटीज़ को ख़रीदना, और उन कमोडिटीज़ के बदले इन जगहों को गोल्ड एंड सिल्वर की कॉइन्स मिल जाती थी. तो इस वजह से मतलब गियोवानी के अकॉर्डिंग जितना भी जो गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स वगैरह जो भी मनी वगैरह है वो पूरे इसमें घूम घाम के एट लास्ट में वो इंडिया ही पहुंचती थी. तो ये जो था, जो डच है वो जापान की माइन से ले लेते हैं, या फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि डच भी जो जापान की माइन से सिल्वर गोल्ड वगैरह जो करते हैं वो भी आगे या पीछे करके हिंदुस्तान ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंच जाता है, और जो गुड्स है यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्चुगल, हर जगह जो है वो कैरी हो जाता है. और ये सब जो है इनको कैसे ख़रीदा जाता है, पैसे के थ्रू. तो जो पैसा है वो एट लास्ट कहीं ना कहीं करके इंडिया पहुंच ही जाता है, अपना रास्ता पहुंच ही जाता है वो. दी ऐनी अकबरी ऑफ अबुल फजल अल्लमी. ऐनी अकबरी जो थी वो एक कल्मिनेशन थी, मतलब उसमें बहुत सारे लार्ज हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट का एक कल्मिनेशन था, और उसमें उनको क्लासीफाई कर करके अबुल फजल ने एक ऑर्डर में प्लेस करा था, क्योंकि एम्परर अकबर ने उनको इस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट किया था. 1598 में इसको कंप्लीट करा था. 42nd रेगनल ईयर ऑफ द एम्पायर, मतलब एम्परर का एम्परर ने जितने टाइम के लिए, आई थिंक 57 ईयर्स के लिए मुग़ल अकबर ने अपना रूल करा था, और आई एम नॉट रियली श्योर, मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ शायद तक. और इसमें से उनका जो 42nd ईयर था उनके रूल का, उसके 42nd ईयर में इसकी आईनी अकबरी जो थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, और उस कंप्लीट होने के पहले इसको 5 बार रिवाइज़ करा गया था. जो आइन है वो एक बहुत ही बड़े लार्जर प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, और ये प्रोजेक्ट क्या था कि अकबर की हिस्ट्री को लिखना, जो कि अकबर ने कमीशन करा था. इस हिस्ट्री को कहा जाता था अकबरनामा. अकबरनामा में 3 बुक्स थी. पहली बुक जो थी वो पहली 2 बुक्स जो थी वो हिस्टोरिकल नैरेटिव को प्रोवाइड करती थी. इसके बारे में और ज़्यादा इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में, हम लोग पढ़ेंगे. ऐनी अकबरी जो थी वो अकबरनामा की तीसरी बुक थी, और ये जो था वो इम्पीरियल रेगुलेशंस और एम्पायर के गैजेटियर के बारे में पूरा बताता था कि एम्पायर कितना बड़ा था, क्या क्या पार्ट्स थे, और इन सब चीज़ों के बारे में वो हमें इससे पता चल जाता.
जो एन है वो हमें एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है कि किस तरीके से कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ऑर्गेनाइज करी जाती थी, आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज करी जाती थी, रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या थे, और प्रोविंसेस का फिजिकल लेआउट कैसे था, उनका डिवीज़न कैसे होता था, अकबर के एम्पायर का उसका लिटरेचर वगैरह, कल्चरल रिलीजियस ट्रेडिशन क्या थे लोगों के, इसके बारे में पूरे एम्पायर के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन और लेआउट जो थी वो एनी अकबरी से हमें मिलती है। ठीक है, तो इस डिस्क्रिप्शन के साथ ही साथ हमें अकबर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चलता है कि गवर्नमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट्स थे, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन पता चलता है। बहुत सारे प्रोविंसेस के बारे में पता चलता है, जैसे जो सूबास थे, जिनको प्रोविंसेस को सूबास कहते थे, उसके बारे में पता चलता है। जो आइन है वो हमें एक इंट्रिकेट क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन देती है इन प्रोविंसेस के बारे में। तो इन प्रोविंसेस का लेआउट वगैरह बहुत कुछ हमें एनी अकबरी से पता चलता है। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली कंपाइल करना, कलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंपीरियल एक्सरसाइज थी। तो अकबर के ऑर्डर पे ये होती थी, इंपीरियल एक्सरसाइज के अंडर होती थी। और ये जो था वो एम्परर को इन्फॉर्म करते रहता था कि उनके किंगडम के अंदर, उनके एम्पायर के अंदर क्या क्या डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी, क्या डिफरेंट कस्टम्स थे जो हो रहे थे। दूर दराज तक हमने देखा कि अकबर का जो एम्पायर था वो अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट वगैरह बहुत सारे पार्ट्स में फैला हुआ था। तो इन अलग अलग जगहों पर कस्टम्स क्या थे लोगों के, उनके ट्रेडिशंस क्या थे, और ये एम्पायर को ये भी बताते रहता था कि कहाँ पर कैसे सूबा थे, कहीं कोई रिबेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो आइन जो था वो एक माइन ऑफ इंफॉर्मेशन था मुगल एम्पायर के लिए, अकबर मतलब उनके एम्परर के लिए, कि वो पूरी तरीके से पूरे एम्पायर की इंफॉर्मेशन को एम्परर तक पहुंचाता। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना कि ये जो है, ये रीजन्स का जो व्यू है वो एक सेंटर पॉइंट से एपेक्स के थ्रू वो सोसाइटी को देख रहे हैं। मतलब जो इनका ये व्यू है सोसाइटी का, वो हर तरफ से नहीं है, एक तरीके से वो बायस्ड है। बायस्ड क्योंकि वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मुगल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अबुल फजल तो अकबर के लिए काम करते थे, तो उनका जो व्यू है एम्पायर का वो बहुत ही डिफरेंट होगा। और ये हम कह सकते हैं डेफिनेटली डिफरेंट होगा ही सही। ऑर्डिनरी लोगों के व्यू से, वो जो सोचते होंगे उससे उनका व्यू डिफरेंट होगा ही सही। जैसे वो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ या फिर जो उनके में भी ड्रॉबैक्स होंगे, तो अबुल फजल ऑफ कोर्स उनको इतना हाईलाइट नहीं करेगा, उनको इंक्लूड भी ना करे कई बार। तो इस तरीके से बहुत सारे बायसेस हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। अबुल फजल, ये देखिए, प्रेजेंटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द कंप्लीट अकबरनामा टू हिज पेट्रन। ये है अकबर ऊपर की तरफ बैठे हुए, ये अकबरनामा उनको, पूरी अकबरनामा जो फिनिश करने के बाद ही उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। एन जो थी इसके, ये 5 बुक्स में, मतलब 5 दफ्तर जिसे कहते हैं उसमें डिवाइडेड थी, जिसमें से पहले 3 बुक्स जो वो एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं। पहली बुक है उसको कहते हैं मंजिल आबादी, इसमें इंपीरियल हाउस होल्ड और मेंटेनेंस के बारे में, मतलब हम इंपीरियल हाउस होल्ड के बारे में इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनकी वाइफ्स, आंट्स वगैरह कैसे सब साथ में रहती थी, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता था, डिसीजन कौन लेता था, इस तरीके से उनके हाउस होल्ड के बारे में। जो सेकेंड वाली बुक थी वो है सिपाह आबादी, जो कि मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करती थी कि सर्वेंट्स कैसे थे, मिलिट्री कैसी थी, आर्मी को कैसे ऑर्गेनाइज करा था, एडमिनिस्ट्रेशन कौन कंट्रोल करता था, कैसे था, क्या क्या अलग मनसबदार थे, काजी थे, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इस बुक में हमें नोटिसेस मिलते हैं, छोटे छोटे बायोग्राफिकल स्केचेस मिलते हैं इंपीरियल ऑफिसर जैसे मनसबदार के, और हम लर्नड मैन, पोएट्स और आर्टिस्ट के बारे में सेकंड वाली बुक में हम लोग इन सब के बारे में हमें पता चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिंट दे, मतलब इससे अच्छा आगे पहले देखते हैं। थर्ड बुक जो थी वो थी मुल्क आबादी। ठीक है, ये जो थी वो एम्पायर के फिजिकल साइड के साथ डील करती थी कि उसका फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, इकोनॉमी कैसी चलती थी, पैसा रेवेन्यू कहाँ से मिलता था, और हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे रेवेन्यू रेट्स किस तरीके से डिसाइड किए जाते थे, कैसे चेंज होते थे, किसके लिए क्या रेट्स थे। और इसमें 12 प्रोविंसेस का पूरा अकाउंट हमें देखने को मिलता है। तो ये अकाउंट ऑफ 12 प्रोविंसेस है, इसमें जो हमें डिटेल्ड स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें जोग्राफिक, टोपोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रोफाइल है ऑल सूबास का। जितने भी सूबास एम्पायर में प्रेजेंट थे ना, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल डिवीजन, जोग्राफी, टोपोग्राफी, इकोनॉमी, मतलब पूरे एक स्टेटिस्टिकली डिवाइडेड डिटेल्स में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। और उनका कैसा फिजिकल डिवीजन था, यानी सरकार का, परगाना का, महल का। तो ये अलग अलग लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे और उसको डिवाइड करा जाता था। जो सरकार था वो एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, उसका फिजिकल डिवीजन, उसका रेट्स जो है वो अलग होगा। और टोटल एरिया कितना मेजर था, उन्होंने रेवेन्यू को कैसे असेस करा था, जामा कितना था, कितने लेवल पे असेस करा था, इस सब के बारे में। ठीक है,
तो ये हमें यहाँ पर ये जो अभी तक हमने पढ़ा हमें पता चलता है कि कितना आप देख सकते हैं एक के अंदर एक पहले तो अकबरनामा पूरी बुक, फिर अकबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, हर पार्ट का एक अलग अलग मतलब होना, फिर थर्ड बुक एनी अकबरी, फिर एनी अकबरी को फर्दर हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उन 5 बुक्स का भी स्पेसिफिक रोल होना कि पहली बुक इसके ऊपर है, दूसरी बुक इसके ऊपर है, फिर जो तीसरी बुक, जैसे कि हर बुक में भी हमें एक डिटेल स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हर चीज़ के बारे में होना। तो उस लेवल पे मतलब उस टाइम पर 17th-18th सेंचुरीज़ में उस लेवल की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कंपाइल करना, बहुत ही वास्ट और मेटिकुलस प्लानिंग लगी होगी इस चीज़ के लिए, मतलब बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग, मेटिकुलस प्लानिंग के बाद ऐसी कोई चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश करी गई होगी और फिर अकबरनामा कंप्लीट करी गई होगी। तो ये चीज़ जो है वो आप सोच सकते हैं कि कितनी रिपोजिटरी है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन की, कितना एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक पूल ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है ये मुगल एम्पायर के बारे में। अब हमने जब सूबा लेवल के बारे में जितनी डिटेल्स हमने इस्टेब्लिश कर ली कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल वगैरह ये थे, तो अब एन जो है वो सरकार के बारे में और डिटेल वो करता है। सरकार जो था वो सूबा के नीचे का लेवल था, तो सरकार सूबा से देखिए नाम से कंफ्यूज मत होइए, ये वही है। कंट्री से नीचे लेवल पे स्टेट से नीचे लेवल पे सिटी से नीचे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट से नीचे लेवल पे विलेजेस। तो ये जो आज हम जैसे विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी वगैरह करते हैं ना, तो उसी का ये नाम है सरकार, सूबा, परगाना वगैरह। तो अभी बता रहे कि एक बार हमने सरकार के बारे में सीख लिया, अब हम मतलब सूबा के बारे में सीख लिया, अब हम सरकार के बारे में हमें इससे पता चलता है। तो सरकार के बारे में हमें हर चीज़ है, और ये जो है वो टेबल्स के फॉर्म में, टेबल्स में 8 कॉलम्स है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, परगानत महल, किला, अरजी और ज़मीन ई पैमूदा जो कि जिसको कहते हैं मेजर्ड एरिया, नकदी यानी कि नकदी मतलब रेवेन्यू असेस्ड, मतलब कैश में कितना रेवेन्यू जामा वगैरह असेस किया था। फिर सुयूरघल यानी कि कितना ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू चैरिटी के फॉर्म में, डोनेशन के फॉर्म में ज़मींदार। और कॉलम 7 और 8 जो है वो कास्ट और उनके मतलब ज़मींदार के कास्ट और उनके ट्रूप्स यानी उनके हॉर्समैन, उनके सवार कितने थे, घुड़सवार कितने थे, फुल सोल्जर्स यानी प्यादा कितने थे, एलिफेंट्स यानी फिल कितने थे, और इन सब के बारे में वो 7th और 8th कॉलम में हमें बहुत ही डिटेल में पता चलता है। तो आप देख सकते हैं कितनी सिस्टमैटिकली हर चीज़ को उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है, कितनी सिस्टमैटिकली डिवाइड करके पूरी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है। जो मुल्क आबादी है वो हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग और डिटेल्ड मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स व्यू देती है एग्रेरियन सोसाइटी का, जो नॉर्दर्न इंडिया में जैसी वो सोसाइटी जिस तरीके से इस्टेब्लिश थी। जो चौथी और पांचवी बुक्स है, जो चौथी और पांचवें दफ्तार जो है वो रिलीजियस और लिटरली कल्चर ट्रेडिशंस के साथ डील करते हैं कि लोगों में उस टाइम के जो उनके सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर कितने ट्रेडिशंस थे, कितने सारे कल्चर्स थे, रिलीजन्स थे, और उसमें अकबर के ऑस्पिशियस सेइंग, ठीक है, अकबर की जो बातें थी उनके ऑस्पिशियस सेइंग्स के हेडिंग के अंदर भी वो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती है। मॉइस्टनिंग द रोज़ गार्डन ऑफ फॉर्च्यून, ये एक एक्सट्रैक्ट है अबुल फजल की बुक से, जो कि वो बताता है कि कैसे, कहाँ से और कैसे इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो कलेक्ट करी थी वो कैसे और कहाँ से करी थी। अबुल फजल जो थे वो सन ऑफ मुबारक थे, मतलब मुबारक के बेटे थे, और ये सबलाइम मैंडेट उनको दिया गया था। मतलब एक उसके बारे में बात करी जा रही है। Write with pen of sincerity and the account of the glorious events and of our dominion conquering victories. Assuredly, I spent much labor and research in collecting the records and narratives of His Majesty's actions. तो ये बताते हैं कि उनको यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था कि बहुत ही केयरफुली और सिंसियरिटी के साथ जो भी हमारा मतलब जो भी उनका डोमिनियन है, टेरिटरी है, जो उन्होंने कॉन्कर करी, उसके ऊपर जीते हैं वो, उसके बारे में बहुत ही केयरफुल एक डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। तो अबुल फजल ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत और लेबर मैंने स्पेंड करी है, रिसर्च करी है इसके ऊपर, हर रिकॉर्ड को, उनके नैरेटिव्स को कलेक्ट करी है, उनके हिज मेजेस्टी मतलब जो किंग है, एम्परर है, वो क्या एक्शंस लेते थे उस सब का रिकॉर्ड मैंने बहुत ही मेटिकुलसली और बहुत ही रेगुलरली लिया है। उनके ऑर्डर्स क्या होते थे, बहुत लंबे समय तक मैंने सर्वेंट्स के साथ इंटेरोगेशन किया है स्टेट के, और फैमिली के जो ओल्ड मेंबर्स थे उनके साथ इंटेरोगेशन करा है। पूरी इस बुक को, अकाउंट को लिखने में मैंने दोनों प्रूडेंट और ट्रूथ स्पीकिंग मैन को और एक्टिव माइंडेड मतलब मैंने हर तरीके के लोगों को इंटरोगेट करा है, उनसे पूछा है कि उनकी क्या ख्याल है एम्पायर के बारे में, ताकि मैं इस अकाउंट को प्रोड्यूस कर सकूं। जो रॉयल कमांड्स हैं वो इशू करे जाते थे, जो रॉयल कमांड्स इशू करे जाते थे प्रोविंसेस के लिए, या फिर वो लोग जिनको सर्विस में लिया जाता था जैसे मनसबदार वगैरह हो गए, उनके बारे में मैंने लिखा है और जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं
और शुड कॉपी आउट द नोट्स एंड मेमोरेंडा एंड ट्रांसमिट देम टू कोर्ट, मतलब इन सभी चीज़ों को मैं अपने पास स्टोर करके डिटेल्ड उसको एक अकाउंट में कलेक्ट करके उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता था। फिर एक सेकेंड कमांड जो था वो आया था कि presence holy from the holy presence chamber to wit that the materials which had been collected should be recited in royal hearing, मतलब ये कमांड अब उनकी मेजेस्टी ने मुझे दे दी कि जितना भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करो उसको रॉयल हियरिंग में प्रेजेंट किया जाए, उनको मेजेस्टी के सामने सुनाया जाए और इंट्रोड्यूस करा जाए, नोबल वॉल्यूम एज अ सप्लीमेंट प्रोड्यूस करा जाए कि जिसमें हर डिटेल है, हर माइन्यूटनेस है, क्या क्या अफेयर है, इंक्वायरीज़ वगैरह के बारे में जितनी भी चीज़ें उसके बारे में माइन्यूट डिटेल्स हैं। और फिर फिर उसको जब ख़त्म कर लिया जाए तो फिर बाद में उसमें ये सब चीज़ें मतलब सारी डिटेल्स वगैरह भी इंसर्ट करी जाए इन सब चीज़ों के बारे में। तो being relieved by this royal order, the interpreter of the divine ordinance, from the secret anxiety of my heart, I proceeded to reduce into writing the rough drafts which were void of the grace of arrangement and style. I obtained the chronicle of events beginning at the 19th year of the divine era, when the record office was established by the enlightened intellect of his majesty. ये जो डिवाइन एरा की बात करिए, डिवाइन एरा मतलब जब अकबर के एरा की बात कर रहे हैं, तो हम ये नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो किंग्स थे वो अपने आप को एक डिवाइन जस्टिफिकेशन देते थे, अपने आप को एक डिवाइन रूल के साथ एसोसिएट करते थे कि उनका रूल जो है तो वो तो भगवानों का रूल है उनके बिहाफ पे, उनके उनके थ्रू चोज़न है, ये मतलब भगवान ने उनको चूज़ करा है यहाँ पर रूल करने के लिए। तो उनका एरर जो था, उनका जो रूल था उसको डिवाइन रूल कहते थे, मतलब बहुत ही डिवाइन तरीके से रूल कर रहे हैं और इस तरीके से जो एम्परर है उनको प्रेजेंट किया जाता था। तो मैंने वो यही बता रहे कि मैंने बहुत सारे इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, इसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत ये था, मतलब मुझे बहुत सारे ओरिजिनल्स और कॉपीज़ को प्रोक्योर करना पड़ा, कंपेयर करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी ट्रबल्स ली, क्या क्या रिपोर्ट्स कलेक्ट करे, कैसे रिपोर्ट्स कलेक्ट करे, मिनिस्टर्स के साथ, हाई ऑफिशियल्स के साथ, जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्शन करी, और फॉरेन कंट्रीज़ में जो हो रहा था उसके बारे में मैंने मेरे अकाउंट में ऐड करा। तो और मेरा जो लेबर लविंग सोल था, तो लेबर लविंग सोल मतलब मैं जो इतनी मेहनती आत्मा हूँ, जो मैंने इतना मेहनत करा है उसको इंक्वायरी, रिसर्च सब चीज़ें करनी पड़ी है। मैंने अपने आप को एनर्जेटिकली हर चीज़ को कलेक्ट करा, मैंने रफ नोट्स कलेक्ट करे, मेमोरेंडा कलेक्ट करा मेरे बारे में, और वेल इन्फॉर्म्ड मैन से मैंने कलेक्शन करे। तो हर मीन से मैंने पूरी एक मतलब अ रिजर्वॉयर फॉर इरीगेटिंग एंड मॉइस्टनिंग द रोज़ गार्डन ऑफ फॉर्च्यून द अकबरनामा। तो मतलब इसको मतलब कलेक्ट करने में मैंने अपनी पूरी मेहनत इसमें लगा दी। तो यहाँ पर आप लिस्ट करिए क्या क्या सोर्सेज थे जो अबुल फजल ने यूज़ करे थे उनकी वर्क को कंपाइल करने के लिए। देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं यहाँ पर, ये जैसे देखिए सर्वेंट्स इंटरोगेशन, लेबर रिसर्च कलेक्टिंग रिकॉर्ड्स एंड नरेटिव्स ऑफ हिज मैजेस्टीज एक्शन, रॉयल कमांड्स, मेमोरेंडा एंड और ये यहाँ पर अगस्त ये प्रोविंसेस से इशू टू प्रोविंसेस, ओके, जो रिसाइडेड इन दी रॉयल हियरिंग, ये फैमिली मेम्बर्स, वेल इन्फॉर्म्ड मैन, सर्वेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो ये इस पैराग्राफ में बहुत क्लियरली दिख रही है। ये इस पैराग्राफ में बहुत क्लियर है कि क्या क्या जगहों से उन्होंने क्या क्या चीज़ें कैसे कलेक्ट करी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सोर्सेज वुड हैव बीन मोस्ट यूजफुल फॉर अराइविंग एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीरियन रिलेशंस। एग्रीरियन रिलेशंस आई थिंक जो ऑफिशियल्स हैं, प्रोविंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है उससे हमें पता चलता है, जैसे कि जो ऑफिशियल्स वो थे, जैसे मनसबदार हो गए, सूबाज वगैरह हो गए, काजी हो गए, तो इन ऑफिशियल से जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उससे, क्योंकि पेजेंट्स वगैरह से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ यहाँ पे कलेक्शन हमें दिखता नहीं है। टू वॉट एक्सटेंट डू थिंक दिस हिज वर्क वुड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज रिलेशनशिप विद अकबर। बहुत बड़े एक्सटेंट तक आई थिंक, क्योंकि अकबर के साथ उनके बहुत ही क्लोज रिलेशन थे। अबुल फजल जो थे वो अकबर के बहुत ही खास थे, द वर्ड खास मतलब बहुत ही क्लोज थे। अकबर जो थे वो अबुल फजल की बहुत बातें मतलब मानते थे, उनको बहुत ही मानते थे। ये सब हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक अबुल फजल ऑफकोर्स बायस तो होंगे ही होंगे अकबर के प्रति, और अकबर के बारे में ऑफकोर्स बुरा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि काफ़ी क्लोज थे वो अकबर के। तो ट्रांसलेटिंग दी आइन हम इस्टेब्लिश कर चुके कि आइन कितना इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग उसमें ट्रांसलेट करा, जैसे हेनरी ब्लॉकमैन जो थे उन्होंने उसको एडिट करा है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता जो आज प्रेजेंट है कोलकाता ने इसका एक
इसके बिब्लियोथेका इंडिका सीरीज़ में इसको पब्लिश करा है। बुक जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है 3 वॉल्यूम्स में। स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन जो वॉल्यूम 1 का स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन है वो है हेनरी ब्लॉकमैन का, कैलकाटा 1873। बाकी जो 2 वॉल्यूम्स है उसको H.S. जेरेट ने ट्रांसलेट करा है कैलकाटा 1891 और 1894 में। तो आइन जो था वो ऑफिशियली स्पॉन्सर किया गया था, अकबर ने इसको स्पॉन्सर किया था, कमीशन किया था ताकि अपने एम्पायर को बेटर गवर्न कर सके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। वो एक ऑफिशियल पेपर्स की रिप्रोडक्शन से कहीं ज़्यादा था, ठीक है। इस मैन्युस्क्रिप्ट को 5 बार रिवाइज करा गया है ऑथर के द्वारा। तो ये सजेस्ट करता है कि कितना कॉशन अबुल फजल ने लिया है, जो भी उसने अकाउंट बनाया उसको, और कितनी ऑथेंटिसिटी के सर्च के लिए, मतलब कितनी कॉशन के साथ ये पूरा अकाउंट उन्होंने लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि ओरल टेस्टिमनीज जो थी उसको बार बार क्रॉस चेक करा जाता था, वेरीफाई करा जाता था, इसके पहले कि वो फैक्ट्स के हेडिंग के अंदर उसको अकाउंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करा जाए, उसके पहले उसको बार बार फैक्ट्स को क्रॉस चेक करा जाता था, वेरीफाई करा जाता था कि ये सही है कि नहीं है। और जितना भी क्वांटिटिव सेक्शन है, यानी जितने न्यूमेरिक डेटा है, जितनी भी क्वांटिटी हमें दिखाती है, उनको भी बहुत ही प्रिसिशन के साथ प्रेजेंट किया जाता था। और जो एरर्स है कि ट्रांजैक्शनल एरर्स वगैरह, गिनती में एरर्स जो है उसको कम से कम मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती थी। हिस्टोरियन जो थे जिन्होंने आइन को बहुत ही केयरफुली स्टडी करा है, और ये करते हैं कि ये पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा नहीं कि आइन परफेक्ट है, उसमें खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत एरर्स हमें टोटलिंग में दिखते हैं कि जो नंबर की टोटलिंग की उसमें बहुत सारे एरर्स डिटेक्ट हुए हैं। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस की गलती है, या फिर जो कि अबुल फजल के असिस्टेंट्स ने ये गलती करी है सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। तो ये जनरली बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, और ओवरऑल क्वांटिटिव वेरासिटी को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी गलतियां हैं। एक और लिमिटेशन है आइन की कि इसका जो नेचर है बहुत कुछ स्क्यूड है, मतलब डेटा जो है वो हर प्रोविंस से यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया गया था। जैसे कि बहुत सारे सूबा थे जिनके बारे में हमें बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके कास्ट के बारे में, ज़मींदार के बारे में, ज़मींदार की कास्ट के बारे में। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो बंगाल और उड़ीसा वाले एरिया से हमें नहीं मिलती है। इसके अलावा जो फिजिकल डेटा है सूबा से, वो बहुत ही उसकी रिचनेस और कुछ जो है वो बहुत ही उसके पैरामीटर जैसे प्राइस, वेजेस वगैरह के लिए वो हर तरफ से हमें डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलती कि हर सूबा से क्या प्राइजेस होंगे, वेजेस वगैरह क्या होंगे। तो ये जो डेटा है आइन से रिलेटेड, जो डेटा हमें मिलता है वो आगरा और उसके अराउंड ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत हर पार्ट ऑफ कंट्री से हमें, हर प्रोविंस से देखने को नहीं मिलता। तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस जो है, इसके बावजूद आइन जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी डॉक्यूमेंट है अपने समय का। मतलब उस टाइम पर इतनी इस लेवल की एक डॉक्यूमेंटेशन करना और कराना बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट होती है। तो इसने हमें मुगल एम्पायर के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी दी है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि हम इसके थ्रू हम लोग इस एम्पायर के बारे में बहुत कुछ प्रोड्यूस कर पाए हैं। और इसमें क्रॉनिकलर्स के थ्रू भी, हम क्रॉनिकलर्स की हेल्प से भी, जो कि उन्होंने इसके पॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर्स, कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है, डायनेस्टिक टर्मोइल वगैरह के बारे में लिखा है। तो इस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन उस टाइम पर, इसके लोग, इसके प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें जो है वो हमें इस नैरेटिव में देखने को मिल जाती है। जो आइन है वो इस एडिशन से बहुत ज़्यादा डिपार्टेड है कि मतलब इसने एम्पायर और उसके लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करा इंडिया के, और फिर इसलिए एक बेंचमार्क हमारे लिए वो कर दी थी कि जो इंडिया को, मतलब इंडिया 17वीं सेंचुरी के इंडिया के बारे में पढ़ने के लिए एक बेंचमार्क ये सेट करती है ये एन जो है। तो एन की वैल्यू जो है और इसकी क्वांटिटेटिव एविडेंस जो है वो, उसको हम लोग पैरेलल कर ही नहीं सकते, उसके बराबर का कुछ नहीं है। जहाँ पर हम एग्रीरियन रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो आइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके ट्रेड के बारे में, ये ऑफकोर्स बायस्ड है, और और ये हिस्टोरियंस को हेल्प करती है कि ये सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया, जो उस टाइम के सोशल फैब्रिक था, उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सके। लेकिन इसके अपने लिमिटेशंस है, बायस है, तो हिस्टोरियंस को बहुत ही केयरफुली सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि क्या चीज़ एक्चुअली में फैक्ट होती होगी और क्या चीज़ होती होगी वो सिर्फ एक बायस होती होगी, या किसको उन्होंने ओवर एग्जैजरेट करके लिखा होगा, इन सब के बारे में। टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। टाइमलाइन देखिए कि मुगल एम्पायर की हिस्ट्री में क्या क्या लैंडमार्क्स थे। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट करा, दिल्ली सुल्तान को पानीपत में डिफीट करके, और फर्स्ट मुगल एम्परर बने। 1530 से 1540 में जो था वो हुमायूं का फर्स्ट रेन था। 1540 से 1555 में शेरशाह ने हुमायूं को डिफीट करा था और वो सफाविद कोर्ट के एग्जाम में चले गए थे। 1555 से 1556 तक
हुमायूं का सेकंड रेन था, जो सो हुमायूं जो है वो वापस आता है, वापस अपने मुगल एम्पायर के ऊपर कॉन्कर कर लेता है, लेकिन एक साल में उनकी डेथ हो जाती है। 1556 में जो है अकबर का रेन आ जाता है, अकबर कंट्रोल ले लेता है, 1605 तक चलता है। दैट इज़ आई थिंक हाउ मेनी ईयर्स, दैट इज़ 49 ईयर्स। 49 ईयर्स तक अकबर का रूल चलता है। 1605 से 1627 तक जहांगीर का रेन चलता है। 1628 से 1658 30 ईयर्स जो है वो शाहजहाँ का है। 58 से 1707 औरंगज़ेब का, अगेन 49 ईयर्स। 1739 में नादिर शाह जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करके दिल्ली को पूरा से लूट लेता है। 1760 में अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठास को डिफीट करता है पानीपत की तीसरी बैटल में। 1765 में बंगाल की जो दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाती है। 1857 में लास्ट मुगल एम्पर होते हैं बहादुर शाह जफ़र, जिनको रंगून एग्जाइल कर दिया जाता है, जो आज यंगोन है म्यांमार में। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज़ ओवर।